स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब राजनीतिक सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो गया था। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड ना किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हमें शुरू करना है संप्रभुता चैप्टर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। संप्रभुता यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है किसी भी राज्य के लिए। संप्रभुता बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा होती है किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए। अर्थात अगर कोई देश है उसकी जो शक्तियां हैं वह संप्रभुता से पता लगाई जाती हैं। आइए समझते हैं इसमें। संप्रभुता बिना राज्य अस्तित्व अधूरा होता है। राज्य की आज्ञा का पालन ना करना दंडनीय होता है। राज्य जो होता है वह सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली होता है और उसकी आज्ञा का पालन ना करना क्या होता है, दंडनीय होता है। राज्य की संप्रभुता जो होती है वह दो प्रकार से समझी जा सकती है। पहली होती है आंतरिक संप्रभुता और दूसरी होती है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता अर्थात राज्य जो होता है वह अपने आंतरिक मामलों में श्रेष्ठ होता है और वह अपने आज्ञा को बलपूर्वक मनवा सकता है। अर्थात वह अपने आंतरिक मामलों में खुद ही जिम्मेदार होता है। वह आंतरिक मामलों का खुद निर्णय लेने के लिए योग्य होता है। उसे किसी बाह्य शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है या बाह्य शक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है बाह्य संप्रभुता अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने में स्वतंत्र होता है। जो भी देश होता है या जो भी राज्य होता है वह अपने बाहरी मामलों में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने में स्वतंत्र होता है। वह जिससे चाहे उससे संबंध बनाने में स्वतंत्र होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो भारत के अंदर जो भी कानून या जो भी फैसले लिए जाते थे वह ब्रिटिश संसद से लिए जाते थे। इस कारण जो भारत थी आज़ादी से पहले इसकी कोई भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। जैसे भारत आज़ाद हुआ अब वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए खुद जिम्मेदार होता है और खुद स्वतंत्र होता है कि वह आंतरिक और बाह्य मामले में फैसले ले सकता है। अगला आता है ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा। ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा, उन्होंने कौन कौन सी धारणा व्यक्त की है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। संप्रभुता राज्य की आत्मा होती है। जो संप्रभुता होती है वह किसी भी देश और किसी भी राज्य की आत्मा होती है और वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। संप्रभुता के अंत का अर्थ राज्य का अंत होता है। संप्रभुता अगर किसी भी राज्य की खत्म हो जाती है तो उस राज्य का अस्तित्व भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। सेकंड आता है संप्रभुता जो होती है वह निश्चित पहचान दिलाती है। किसी भी राज्य की एक निश्चित पहचान की जा सकती है उसकी संप्रभुता के अंतर्गत। अगला है आंतरिक और बाह्य नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। किसी भी देश की जो संप्रभुता होती है वह किसी भी आंतरिक और बाह्य नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। अगला है चौथा, परंपराओं और रीति रिवाजों से ऊपर। जो भी किसी देश की जो संप्रभुता होती है वो उस देश में परंपराओं, समाज के द्वारा जो परंपराएं हुई जा रही, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, इससे ऊपर होनी चाहिए। नहीं तो वह देश जो है उसी को ही बढ़ावा या उसी में विलीन हो जाएगा और उसकी संप्रभुता तो दिक्कत में आ जाएगी अगर वह उसी के रीति रिवाज से ऊपर उठकर फैसले ना लिए तो। अगला है जनता की निष्ठा प्राप्त करना चाहिए। संप्रभुता के अंतर्गत जनता की निष्ठा जो होती है वो व्याप्त होती है। अगला समझते हैं ऑस्टिन धारणा पर बहुवादी। ऑस्टिन जो हैं उनके धारणा क्या थी। लस्की ने पहली बात यह कही है कि जो संप्रभुता है वह सीमाओं के अंतर्गत होती है। जो संप्रभुता होती है वो क्या होती है, एक सीमाओं के अंतर्गत होती है। दूसरा उन्होंने कहा है जो संप्रभुता होती है उनको श्रमिक संगठनों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी संसद श्रमिक संगठनों के अस्तित्व को नकार नहीं सकती है। जो भी श्रमिक संगठन होती है इसके अस्तित्व को हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ ही उसी राज्य का संप्रभुता भी बनी रहेगी। अगला है रीति रिवाजों के अनुसार, अर्थात प्रत्येक संप्रभु को समाज के अंदर कार्य करना पड़ता है और समाज ऐसे रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार
कार्य करता है, जो लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आते हैं तथा कोई भी शासक कितना भी निर्दयनीय क्यों ना हो उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। कैसे न कैसे करके जो देश होता है, जो राज्य होता है, तो उन रीति रिवाजों के अंतर्गत ही काम करता है, उसके इर्द गिर्द ही काम करता है। अगला है अधिकार, कानून, बाधाओं और सीमाओं, अर्थात आंतरिक रूप से व्यक्ति के अधिकार संप्रभुता पर अंकुश लगाते हैं और बाह्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभु सत्ता के कार्यों को सीमा में रखते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा के अनुसार अंतिम शक्तियाँ जनता के पास होती है, तो इसके अनुसार भी संप्रभु को उनके समक्ष झुकना पड़ता है। अर्थात इस चौथे पॉइंट से यह समझा जा सकता है कि जो धारणा होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, आखिरकार जनता के ही पास होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने किसके बारे में क्या क्या पढ़ा। हमने संप्रभुता की महत्वपूर्ण धारणा को देखा, इसके अर्थ को समझा, आंतरिक और बाहर इसके दो प्रकार को समझा, ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा को समझा और लस्की के अलग अलग अवधारणाओं को भी हमने इसमें समझा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सत्ता और प्राधिकार। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।